हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे गैल ब्लेडर स्टोन के बारे में, कि जिसको हम पित्ताशय की पथरी कहते हैं। तो पित्ताशय की पथरी होने के कारण क्या होते हैं, कौन से रीज़न से वहाँ पे पथरी होती है, साथ ही उसके लक्षण मतलब कि सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे हम ये कंडीशन का इलाज कर सकते हैं, कौन से मेडिसिन यूज़ होती है उसको ट्रीट करने के लिए। तो डिटेल में सीखते हैं गैल स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में और सीखते हैं डिटेल में कि कैसे हम उसका उपचार करें। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरऑक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ। सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है, उनके बेसिक यूज़, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में, वो भी सीखे सरल भाषा में फार्मरऑक्स के ऐप ऊपर। तो एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सेकंड चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे, जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, की जहाँ पे आप अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ देख पाएंगे। साथों साथ काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ भी आप वहाँ पे उनको देख पाएंगे। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें हमारा सेकंड चैनल, कि जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथों साथ कमेंट बॉक्स में भी आपको ये हमारे सेकंड चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें ये चैनल को। तो अब समझते हैं गैल ब्लेडर स्टोन के बारे में, जिसको हम पित्ताशय की पथरी भी कहती है। तो ये जो पथरी हमारे पित्ताशय के अंदर होती है, कि यहाँ पे आप ये जो ग्रीन कलर का ये जो ग्लैंड देख रहे हैं उसको गैल ब्लेडर कहते हैं, और हिंदी में उसको हम पित्ताशय कहते हैं। तो वहाँ पे जो वो स्टोन्स तैयार होते हैं, पथरी तैयार होती है, कि जिसको गैल ब्लेडर स्टोन या फिर गैल स्टोन कहा जाता है। तो ये पित्ताशय कहाँ पे होता है एग्जैक्टली, तो हमारे लीवर के नीचे होता है ये, और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर ये गैल स्टोन जो है वो बनने शुरू होते हैं, कि यहाँ पे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं। तो इस तरह से ये स्टोन उसके अंदर जो वो बनना शुरू होते हैं, और स्पेशली कोलेस्ट्रॉल या फिर बिलीरुबिन जो होता है उसके बने हुए होते हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पे आप जो डायग्राम में देख रहे थे, इस तरह से ये स्टोन की ये जो यहाँ पे जो स्टोन्स देख रहे हैं, इसको हम इस तरह से देखें थोड़ा जूम करके, तो इस तरह से ये जो स्टोन्स जो है वो आपके ये गैल ब्लेडर के अंदर बनने शुरू होते हैं, और एक समय इनकी मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है पर्सन। तो गैल ब्लेडर स्टोन के बारे में हम समझे डिटेल में। तो ये स्टोन जो है वो काफ़ी हार्ड होते हैं। फिर जैसे कोई मटेरियल के पीस हो, जैसे कोई पत्थर तोड़ते हैं और ऐसे उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इस तरह से ये गैल स्टोन जो है वो दिखने में होता है। उनकी साइज़ देखें तो इस तरह से छोटे रेती के दानों जैसे भी होते हैं, और ऐसे बड़े साइज़ के भी गैल स्टोन जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये स्पेशली अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, कि कुछ जो है वो कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं, या फिर बिलीरुबिन के बने हुए होते हैं, या फिर उनके अंदर कैल्शियम भी जो है वो मिक्स में होता है। और जैसे मैंने अभी आपको साइज़ की बात की, तो जो रेती के जो दाने होते हैं, और ये साइज़ से लेकर जो गोल्फ का जो बॉल होता है उतनी साइज़ के भी ये गैल स्टोन जो है वो तैयार हो सकते हैं आपके गैल ब्लेडर के अंदर। तो अब आप समझिए कि गैल ब्लेडर एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख लो कि ये है हमारा लीवर का भाग, और लीवर के ठीक नीचे जो है वो ये हमारा गैल ब्लेडर जो है वो आप देख सकते हैं, और ये उसके अंदर बने हुए ये गैल स्टोन। तो यहाँ पे आप देखो उसकी प्रॉपर फंक्शन, की गैल ब्लेडर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्यों दिया है, उसका फंक्शन क्या है। तो गैल ब्लेडर एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है, तो वो सिस्टम का एक भाग है। और ये जो है वो लीवर के नीचे की ओर होता है, कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये है गैल ब्लेडर, और ये रहा हमारा लीवर। फिर ये जो इसोफिगस जो हमें कहते हैं, कि जो हमारे फूड पाइप है, कि जो भी खाना खाते हैं वो इसोफिगस के थ्रू हमारे स्टमक यानी हमारे पेट तक पहुँचता है। और यहाँ पे आप पैंक्रियास देख सकते हैं। फिर उसके बाद शुरू होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग, और ये जो ग्रीन कलर की ये जो पूरी आप ग्लैंड देख रहे हैं वो बन जाती है हमारी गैल ब्लेडर। तो गैल ब्लेडर का जो मेन काम ये होता है, उसका मेन फंक्शन होता है कि जो बाइल होता है, कि जिसको हम पित्त कहते हैं,
तो पित्त का स्टोरेज करने का काम कि वहाँ पे जो है वो पित्त स्टोर होता है। तो अब सेकंड सवाल ये होना चाहिए कि ये पित्त बनता कहाँ पे है, तो वो बनता है हमारे लीवर के अंदर, कि जो हमारा लीवर है वो पित्त को तैयार करता है और फिर उसको रिलीज़ करता है हमारे गैल ब्लेडर के अंदर, और गैल ब्लेडर के अंदर ये पित्त जो है वह जमा होता है। और ज़रूरत पड़ने पर कि जब भी डाइजेशन करना है फैट का, कि जब भी हम कुछ ऐसा खाना खाते हैं कि उसके अंदर फैट है, लिपिड है और उसका डाइजेशन करना है, तो उस वक्त ये जो है वो रिलीज़ करती है और पित्त को हमारे अलग अलग जो ऑर्गन्स जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर जो हमारा स्टमक है वहाँ पे जो पित्त जो है वो रिलीज़ होता है। तो इस तरह से प्रॉपर फंक्शन जो है वो होता है गैल ब्लेडर का, कि जिसको हम कहते हैं पित्ताशय। तो अब जानते हैं कि कौन से ऐसे रीजन्स है कि जिसके कारण गैल स्टोन होता है, पित्ताशय की पथरी होने के कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है कि आपके डाइट के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, और कोलेस्ट्रॉल जितना आप लेते हैं उतना सामने डाइजेस्ट नहीं होता। तो क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है और वो आगे जाके उसके जो है वो स्टोन तैयार हो सकते हैं आपके गैल ब्लेडर के अंदर, कि जो हमने कहा कि पित्ताशय के अंदर फिर वो स्टोन बनना शुरू करेंगे। जैसे आप देखो कि आपके खाने के अंदर बटर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मैक्रोनी या फिर चीज़ वगैरह आप बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, और सेलफिश वगैरह आप लेते हैं, फ्रेंच फ्राइज जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, फिर एग यॉक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है आपके डाइट के अंदर, रेड मीट आप ज़्यादा खाते हैं, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप लेते हैं, फिर जो क्रीम या फिर चीज़ आप काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, फास्ट फूड आप इस तरह से लेते हैं कि प्रॉपर आपका डाइट जो है वो बैलेंस ही नहीं है, और फ्राइड चिकन लेते हैं, माइक्रोवेव किए हुए पॉपकॉर्न्स वगैरह खाते हैं, मार्गरीन वगैरह आप लेते हैं। तो ऐसा डाइट है कि जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे खाने से आगे जाके आपके बॉडी के अंदर पित्ताशय के अंदर पथरी हो सकती है। फिर अगर आपका जो बाइल है, मतलब कि पित्त है, उसके अंदर बिलीरुबिन बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके कारण भी जो स्टोन तैयार हो सकता है, कि जो हमने रीज़न देखा कि जो गैल स्टोन है, पित्ताशय की जो पथरी है वो कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है, या फिर वो बिलीरुबिन की बनी हुई होती है, या फिर उनके अंदर मिक्स में कैल्शियम होता है। तो ये दो हो गए पहले प्राइमरी रीज़न। फिर तीसरा रीज़न हम देखें तो लो लेवल ऑफ बाइल सॉल्ट्स, कि बाइल सॉल्ट्स का लेवल आपके बॉडी के अंदर कम है, तो भी आपको पित्ताशय की पथरी हो सकती है। फिर जो गैल ब्लेडर की जो मोटिलिटी होती है, उसकी जो मूवमेंट होती है वो समझो कि काफ़ी कम हो गई है, तो उसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर गैल ब्लेडर म्यूसिन जो है वो तैयार हो रहा है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर जो बाउल ट्रांजिट टाइम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो समझो कि काफ़ी डिले हो गया है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर कोलेस्ट्रॉल का सुपर सैचुरेशन होने से भी आपके बॉडी के अंदर गैल स्टोन जो है वो बन सकते। तो ये हो गए उसके रीजंस के जिसके कारण गैल स्टोन बन सकता है। फिर उसके सिम्टम्स देखते हैं कि अगर आपके बॉडी के अंदर गैल स्टोन बने हैं, पित्ताशय में पथरी है, तो कौन से ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। सबसे पहले आपको नोज़िया वॉमिटिंग होगा, मतलब कि जी घबराएगा, और फिर आपको उल्टी होने का स्टार्ट होगा। तो ये होगा उसका पहला एक प्राइमरी सिम्टम। सेकंड है कि राइट साइड के शोल्डर में आपको जो वो दर्द होने लगेगा, तो ये एक सेकंड सिम्टम हम देख सकते हैं। तीसरा सिम्टम हम देखें तो बैक पेन हो सकती है आपको। फिर जो आपका एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पे आपको काफ़ी पेन होगा, कि स्पेशली ये जो एरिया है एब्डोमिनल का, तो वहाँ पे आपको काफ़ी दर्द हो सकता है। फिर हार्ट बर्न, मतलब कि सीने में जलन होना, ये एक सिम्टम डेवलप होता है। बेल्चिंग जैसा आप फील करते हैं, मतलब कि खट्टी डकारें आपको आती है, फ्लैटुलेंस जैसा आप फील करते हैं। फिर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, मतलब कि आपको फीवर आता है, बुखार की जो कंडीशन कहते हैं। फिर जॉन्डिस के सिम्टम्स आपके बॉडी के अंदर डेवलप होना शुरू करेंगे। फिर जो राइट साइड के जो शोल्डर्स की जो बात की, फिर हाइपोकॉन्ड्रियम का जो भाग होता है वहाँ पे, और फिर ये सभी सिम्टम्स के कारण बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, थकान जैसा आप फील करते हैं। फिर जो अचानक से सीवियर पेन होने लगता है अपर राइट पोर्शन ऑफ योर एब्डोमिन, मतलब कि जो पेट का ऊपर का जो हिस्सा होता है, अपर राइट साइड का जो पोर्शन के, जहाँ पे
ये गैल ब्लेडर और लीवर का जो भाग है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सीवियर पेन होता है और तेज़ दर्द होना शुरू होता है और उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और साथों साथ पेशेंट का जो वो वेट लॉस होने लगता है। तो ये कुछ प्राइमरी सिम्टम्स डेवलप होते हैं कि जब आपको पित्ताशय में पथरी होती है। कुछ दूसरे सिम्टम्स देखें तो जो स्टूल जो तैयार होता है वो क्ले कलर का होता है। तो ये भी आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर स्टूल का कलर काफ़ी ज़्यादा दिनों से इस तरह से आ रहा है तो ज़रूर से आपको डायग्नोसिस करवाना चाहिए। फिर पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है कि जो पैंक्रियास जो होता है वहाँ पे जो है वो सूजन हो सकती है, तो ये एक सिम्टम डेवलप होता है। फिर लेक ऑफ एपेटाइट, मतलब कि काफ़ी पसंदीदा खाना आपके सामने होने के बावजूद भी आपको खाना खाने का मन नहीं होता, आपकी भूख कम हो जाती है। फिर जो यूरिन जो है वो चेंज होता है, स्टूल चेंज होता है, मतलब कि उनके कलर्स वगैरह चेंज होने लगते हैं, बुखार आता है, चेस्ट पेन हो सकता है और सेप्सिस, मतलब कि इन्फेक्शंस जैसा भी शुरू हो जाता है आपके बॉडी के अंदर। तो ये सब सिम्टम्स डेवलप होते हैं गैलस्टोन जब आपके बॉडी के अंदर तैयार होता है। फिर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर देखें तो कौन से लोगों को सबसे ज़्यादा रिस्क है पित्ताशय की पथरी होने का, तो ऐसे लोग कि जिनको कोई बीमारी है काफ़ी लंबे समय से, कि कोई भी ऐसे बीमारी से वो पीड़ित है काफ़ी समय से, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर कुछ ऐसे लोग कि जिनके डाइट के अंदर एक्सेसिव फैट है, कि आप ऐसा खाना लेते हैं कि आपके डाइट के अंदर फैट बहुत ही ज़्यादा होता है, ऑयली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं आप, फैट वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आपकी लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब कि आप डाइट ऐसा लेते हैं कि जिसमें फैट ज़्यादा है, अनहेल्दी डाइट लेते हैं और साथ में आप जो है वो पूरा दिन रेस्ट ही किया करते हैं, ना ही कोई एक्सरसाइज है आपकी लाइफ में, कि जैसे ये बाजू में डायग्राम में हम देख रहे हैं। तो सेम इसी तरह की आपकी जो है वो लाइफस्टाइल होती है कि जिसको हम कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कि अगर आपका जीवन इस तरह से है तो भी आपको गैलस्टोन जो है वो हो सकता है। फिर दूसरे कुछ रीजंस देखें और रिस्क फैक्टर्स हम देखें तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको भी आगे जाके एक रिस्क रहता है पित्ताशय के अंदर पथरी होने के, जिनके मतलब कि ओबेसिटी, जिनको मोटापा है, कि यहाँ पे आप देखो कि जब आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होती तो भी मोटापा हो जाता है। फिर प्रेगनेंसी के में भी एक रिस्क फैक्टर बनता है गैलस्टोन का, और पोस्ट बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद भी ये रिस्क बना रहता है पित्ताशय की पथरी होने के। अब उसकी बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो कैसे ये कंडीशन का हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है, साथों साथ जो फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है, पेशेंट की हिस्ट्री चेक की जाती है, मेडिकल हिस्ट्री, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं और तो उससे भी पता चलता है। फिर कन्फर्मेशंस के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं या फिर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करने से भी पता चलता है। फिर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का एक ऑप्शन रहता है इसके अंदर। फिर आप एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियोटोग्राफी करा सकते हैं, जिसको ERCP कहा जाता है शॉर्ट में। उसी तरह से एक और ऑप्शन रहता है हिपेटो और बिलियरी इम्यूनो डाईएसिटिक एसिड स्कैन, जिसको कहा जाता है, जिसको HIDA स्कैन भी कहा जाता है, या फिर और जो CT स्कैन जो हम कहते हैं कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन, या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पैंक्रिएटोग्राफी MRCP, जैसे अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं इसके डायग्नोसिस या फिर निदान के लिए। तो ये सभी में से कोई भी एक जो है वो करा सकते हैं, एनी वन। और ब्लड टेस्ट तो कंपलसरी रहता है इसके अंदर, तो ब्लड टेस्ट के अलावा नीचे में से कोई भी एक टेस्ट जो है वो किया जाता है डायग्नोसिस के लिए। तो डायग्नोसिस या फिर जो निदान होता है उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास एक रहता है कि इसको प्रिवेंट कैसे करें, कौन से स्टेप्स ले सकते हैं प्रिवेंशन के लिए कि जिससे आपके बॉडी के अंदर पित्ताशय की पथरी ना हो। तो सबसे पहले तो आपका जो डाइट है वो चेंज करना चाहिए, कि अगर आप ऐसा हाई फैट फूड लेते हैं तो उसको कम कर देना चाहिए, कि जिससे आपका जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो हेल्थ है, कि जिसको हम कहते हैं कि आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहे, आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो काफ़ी हेल्दी रहे और आपके खून में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा डाइट जो है वो लेना चाहिए कि जिससे आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी बनी रहे या फिर ओवरऑल आपकी बॉडी की हेल्थ अच्छी रहे। फिर सेकंड, लो फैट डाइट, कि ऐसा डाइट लीजिए कि जिसमें फ़ैट बहुत ही कम है और रिड्यूस कर दे हाई फैट डाइट को। सेकंड, हेल्दी लाइफस्टाइल आपको जीनी चाहिए, स्पेशली कि आपकी लाइफस्टाइल के अंदर प्रॉपर नींद होनी चाहिए, कि 8 घंटे की आप प्रॉपर नींद लेते हैं।
साथ ही एक्सरसाइज करते हैं और प्रॉपर इस तरह से बैलेंस डाइट लेते हैं कि जिससे आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे। आपका बॉडी वेट आपको मेंटेन करके रखना है। फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, जैसे कि आप रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रिवेंशन के स्टेप्स बनेंगे पित्ताशय की पथरी को रोकने के लिए। अब बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट के बारे में कि किस तरह से हम उसका इलाज करें, कैसे उपचार हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि अगर आपकी लाइफस्टाइल के कारण ये पित्ताशय में पथरी हुई है तो सबसे पहले आपको मॉडिफाई करनी होगी आपकी लाइफस्टाइल। उसमें एक्सरसाइज लेना होगा, हेल्दी डाइट आपको लेनी पड़ेगी। फिर ज़्यादा फैट वाला अगर आप खाना खाते हैं तो उसको कम कर दीजिए और साथ ही एक्सरसाइज को आपकी लाइफ में ऐड करिए कि जिससे एक ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। सेकंड, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज जैसे मैंने अभी बात की। और फिर रहती है मेडिसिन की हम बात करें तो गैलस्टोन डिजोल्विंग ड्रग, ऐसी दवाइयाँ की जो स्टोन होते हैं उनको डिज़ोल्व कर देती है या फिर उनको जो है वो घुलने में हेल्प करती है। फिर हर्बल एंड नेचुरल रेमेडीज़ भी होती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन ली जाती है, होम्योपैथिक मेडिसिन भी हेल्प करती है। और समझो कि ये सभी कोई ऑप्शन काम नहीं करते तो आखिरी ऑप्शन आपके पास रहता है सर्जरी का। और पेन होने पर पेन किलर्स भी ले सकते हैं आप। तो अब जानते हैं सबसे पहला ऑप्शन वो है गैलस्टोन डिजोल्विंग ड्रग, ऐसी दवाइयाँ की जो आपके स्टोन को, पित्ताशय में हुई पथरी को घुलने में हेल्प करती है। तो ये एक पहला ऑप्शन है। चिनोडियोल करके जो मेडिसिन आती है कि जिसके 250 मिलीग्राम के खासकर टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं। फिल्म कोटेड टैबलेट्स आती है कि जिसके अंदर चिनोडियोक्सी कॉलिक एसिड रहता है और ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन रहती है। अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो उसके ऑप्शन में दूसरा मेडिकेशन है जिसका नाम है अर्सोडियोल करके होता है। तो यहाँ पे आप उसका मार्केटेड फॉर्मुलेशन एक देख सकते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ है 150 मिलीग्राम की ये टैबलेट है और इसका जो डोज रहता है खासकर 450 से लेकर 600 मिलीग्राम पर डे। मतलब कि ये टैबलेट जो पेशेंट दिन में जो वो 3 बार ले सकता है और वो खाना खाने के बाद आप अच्छे से लीजिए। तो आप देखो कि एक टैबलेट आप लेते हैं तो 150 मिलीग्राम ड्रग आपके बॉडी के अंदर जाएगी, दूसरा टैबलेट लेते हैं तो दूसरी 150 मिलीग्राम और तीसरा लेने से तीसरे 150, तो टोटल 450 मिलीग्राम जो है वो डोज आपके बॉडी के अंदर जाएगा पर डे। और अगर कंडीशन ऐसी है तो दिन में 4 बार भी पेशेंट ले सकता है कि जिससे टोटल 600 मिलीग्राम जितना डोज उसकी बॉडी के अंदर जाएगा। और ये प्रॉपर टाइम इंटरवल पे ही लेना चाहिए कि अगर आप दिन में 3 टैबलेट लेते हैं तो वो 8 घंटे के टाइम इंटरवल पे लीजिए और 4 टैबलेट लेते हैं तो हर 6 घंटे के टाइम इंटरवल पे लेनी चाहिए। तो ये एक कंपलसरी ऑप्शन रहता है कि आपको गैलस्टोन डिजोल्विंग ड्रग लेनी ही पड़ती है कि जिससे ये इसको डिजोल्व कराने में हेल्प हो। सेकंड ऑप्शन बनता है पेन किलर्स का कि अगर आपको काफ़ी दर्द हो रहा है बॉडी के अंदर तो उस वक्त कुछ ऐसे सेफ पेन किलर्स आप ले सकते हैं जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और साथों साथ जो सेराटियोपेप्टिडेज है उनके कॉम्बिनेशंस या फिर इंडिविजुअल भी आप ले सकते हैं। बट साथ ही ये ऑप्शन बेस्ट रहता है कि आप पैरासीटामोल, सेराटियोपेप्टिडेज एंड एसिक्लोफेनेक का जो कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहता है। बिकॉज जब आपको फीवर है तो ये मेडिकेशन फीवर को कम करने में हेल्प करेगी, साथों साथ पेन भी रिड्यूस करेगा। और अगर सूजन है, वहाँ पे स्वेलिंग है आपके ब्लेडर के आसपास तो उसको भी कम करेगा कि अगर गैल ब्लेडर के आसपास सूजन आ जाती है, पैंक्रियाटाइटिस का कंडीशन होता है तो उसको भी कम करेगा ये मेडिकेशन। तो ये आप ले सकते हैं पेन किलर के तौर पे कि, और ये तब लेनी है कि जब आपको पेन हो, ऐसा नहीं कि हर दिन लेनी है। जब ऐसा हो कि आपको पेन ज़्यादा हो रहा है और वो टॉलरेट नहीं हो रहा है तो उस वक्त आप ये ले सकते हैं। या फिर अगर आप इंजेक्शन लगवाना है तो आप डायनापार का इंजेक्शन लगवा सकते हैं कि जो और डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन रहता है स्पेशली। फिर आगे ऑप्शन है कुछ हर्बल्स के कि जो हर्बल रेमेडीज़, तो आप आपके डाइट के अंदर टर्मेरिक को इंक्लूड करेंगे जिसको हल्दी कहते हैं। तो आप हल्दी को डायरेक्टली खा सकते हैं, उसको दूध में मिक्स करके भी आप ले सकते हैं या फिर हनी के साथ मिक्स करके भी आप जो है वो हल्दी को खा सकते हैं। फिर जो हरी वाली हल्दी आती है डायरेक्टली वो भी आप ले सकते हैं खाने में कि जो खासकर विंटर सीजन्स में मिलती है, सर्दियों में मिल जाती है। फिर जो एलोवेरा है,
तो एलोवेरा का आप जूस ले सकते हैं बना के, वो भी हेल्प करता है गैल स्टोन को डिज़ोल्व कराने में। फिर तीसरा ऑप्शन बनता है गोक्सूरा का, कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये वाले जो दाने, कि जिसको गोक्सूरा कहा जाता है, वो एक ऑप्शन रहता है। फिर ये वाला जो आप देख रहे हैं एक हर्ब की जिसका नाम है कलौंजी, कि जिसको साइंटिफिकली निगेला सटाइवा कहा जाता है, तो वो भी आप आपके डाइट में ले सकते हैं। और पांचवा ऑप्शन रहता है ब्लैक पेपर। तो ये सब बन जाते हैं एक हर्बल रेमेडीज़ या फिर एक आयुर्वेदिक उपचार के तौर पे आप ले सकते हैं, या फिर इनसे बने हुए जो अलग अलग मार्केटेड फॉर्मुलेशंस होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, कि जिससे गैल स्टोन के डिज़ोल्व होने में जो वो हेल्प हो सके। फिर कुछ होम्योपैथी के अंदर जो ड्रॉप्स आते हैं, मदर टिंचर्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो तो चेलिडोनियम का माजूस करके जो आता है, कि जो SBL के प्रोडक्ट है, तो इसके ड्रॉप्स आप जो है वो ले सकते हैं। खासकर जो वो 10 से 15 ड्रॉप्स जो वो पेशेंट लेते हैं दिन में 3 बार, सिंपल पानी में या फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी में आप ये ड्रॉप्स ले सकते हैं। सेकंड रहता है ऑप्शन चियोनांथस वर्जिनिका करके जो ड्रॉप्स आते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आप देखें तो अमीविसनागा का जो ड्रॉप्स आते हैं। और चौथा है गैलसेट करके। तो इसमें से कोई भी एक जो भी आपके वहाँ पे अवेलेबल हो जाता हो, तो उनमें से कोई एक ड्रॉप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं रेगुलरली, कि जिससे गैल स्टोन को डिज़ोल्व होने में जो वो हेल्प करें। फिर दूसरे कुछ मेडिकेशंस भी है, जैसे कि एलन के जो लीवर एंड गैल ब्लेडर के जो ड्रॉप्स आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर NL4 करके जो गैल्बिटॉन के ड्रॉप्स आते हैं। और बैद्यनाथ का जो काल मेगासव करके जो सिरप आता है वो आप ले सकते हैं, या फिर हिमालय की जो लीव 52 करके जो टैबलेट्स आते हैं, कि अगर लीवर में कुछ खराबी है, लीवर अनहेल्दी हो रहा है, तो उसमें भी आपको जो वो हेल्प हो सकता है, कि उसके कारण समझो कि बाइल ज़्यादा बन रहा है या फिर उसके अंदर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में ये टैबलेट्स भी आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। तो इसमें से कोई एक जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, एनी1, जो हमें अभी जो होम्योपैथिक ऑप्शंस देख रहे हैं, कि उसमें से ड्रॉप्स जो है वो आपको कोई भी एक लेना है, और साथ में आप ये कालमेगासव या फिर लीव 52 भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर ये सभी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, तो आखिरी ऑप्शन एक जो बचता है वो रहता है उसकी सर्जरी का। तो यहाँ पे जो आप डायग्राम में देख रहे हैं उस तरह से जो एक लैप्रोस्कोपिक टेक्निक होती है, कि जिसको कोलेसिस्टेक्टोमी कहा जाता है, तो ये टेक्निक को यूज़ करके जो वो गैल ब्लेडर स्टोन का जो वो ट्रीटमेंट की जाती है, उसकी सर्जरी से उनको जो वो रिमूव किया जाता है, या फिर ओपन सर्जरी भी की जाती है। तो ये सब अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं गैल स्टोन के इलाज में, कि जिसको पित्ताशय की पथरी कहते हैं हम। तो सब्सक्राइब करें हमारा सेकंड चैनल के जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, की जहाँ पे आप हॉलीवुड्स की अलग अलग मूवीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से देख पाएंगे, और काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें हमारा इस सेकंड चैनल हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन। साथ ही सीखे अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती हैं, उनके डोज क्या होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को सरल भाषा में 1 साल तक फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, या फिर व्हाट्सएप करें हमें 9016312020 पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ज़रूर से डाउनलोड करें हमारा ऐप और सब्सक्राइब करें फार्मारॉक्स के सेकंड चैनल को। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।